आब हयात पार्ट 10। पता नहीं ये वो सवाल है जिसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला। एक बार नहीं, कई बार मैंने अपने आप से यही एक बात पूछी है। तुम्हें नापसंद करने की बेशुमार वजूहत बता सकता हूँ, लेकिन पसंद करने के लिए मेरे पास कोई एक भी वजह नहीं। मेरा मतलब है कोई मंतकी जवाब। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए कह रहा था, पहले तुम मुझे इंट्रिग्यू करती थी, फिर तुम मुझे इरिटेट करने लगी, इसके बाद तुम मुझे हंट करने लगी, फिर मैं तुमसे जेलस होने लगा, फिर एनवे करने लगा और फिर मोहब्बत। वो जैसे कदरे बेबसी से हंसा। इन सारी स्टेजेस में सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, मैं तुम्हें कभी भी अपने जहन से नहीं निकाल सका। मुझे तुम्हारा ख्याल आता था और आता रहता था, और बस मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचता रहता था। ख्वार जो करना था अल्लाह ने मुझे मेरी औकात बताकर, बस और कोई बात नहीं थी। इसलिए ये तो कभी पूछो ही मत कि क्यों अच्छी लगी थी तुम मुझे। वो मोहब्बत से ज़्यादा बेबसी का इजहार था, और इजहार से ज़्यादा इतराफ़। और अगर ये सब ना हुआ होता तो फिर तुम मेरी बजाय किसी और लड़की से शादी करते, मसलन रिमशा से। सलार ने चौंक कर उसे देखा और बेख्तियार हंसा। तो ये सवाल रिमशा की वजह से हो रहे थे। यू आर सिली, तुम्हें पसंद है ना वो इसकी हंसी और तबसरा नज़रअंदाज करके संजीदा ही रही। एक दोस्त और कुलीग के तौर पर, सलार ने कहा। इमामा ने जवाबन कुछ नहीं कहा। सलार को लगा जैसे वो किसी गहरी सोच में है। क्या हुआ? सलार ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम्हारे साथ खड़ी वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे, और फिर बाज़ दफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े बहुत से लोग अच्छे लगते हैं, हत्ता कि दो दुश्मन भी साथ खड़े खड़े अच्छे लगते हैं। इससे क्या होता है? सलार ने उसकी बात काटी। कुछ नहीं, ऐसे ही ख्याल आया। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हुई मामा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त है। फ़िलहाल दुनिया में और कोई ऐसी शय नहीं जिसकी मुझे कमी महसूस हो रही हो। इसलिए तुम अपने अंदाज़ों और ख्यालों से बाहर आ जाओ, डिनर्स में जाओ, खाना खाओ, लोगों से गपशप करो, एंड दैट्स इट। इस दुनिया को अपने घर तक लेकर मत आओ। इस रात सोने से पहले नावल पढ़ते हुए वो सलार के साथ होने वाली इस गुफ्तगू के बारे में सोच रही थी। वो अपने बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। नावल से नजरें हटाकर वो सलार को देखने लगी। वो अपने काम में मुनहमिक था। सलार, उसने कुछ देर के बाद उसे मुखातिब किया। हाँ, उसी तरह काम करते उसने कहा, तुम अच्छे इंसान हो वैसे। उसकी तारीफ़ करते हुए वह अजीब सी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अच्छा, वो उसी तरह मसरूफ़ रहा, किसी रद्द-ए-अमल के इजहार के बगैर ईमेल करते हुए मामा को लगा कि शायद उसने इसकी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने तुम्हारी तारीफ़ की है, उसने दोहराया। बहुत शुक्रिया। उसका लहजा अब भी उतना ही सरसरी था। तुम्हें खुशी नहीं हुई? उसका इतना नॉर्मल रहना इमामा से हज़म नहीं हुआ था। किस चीज़ से? वो चौंका। मैंने तुम्हारी तारीफ़ की और मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो कुछ मुतजस्सिस थी। क्या अच्छा लगता मुझे? मेरी बातें सुनकर अच्छा आदमी कह रही हो, अमल देकर कहती तब खुशी होती मुझे, और फिलहाल मैं ऐसा कोई अमल तुम्हें पेश नहीं कर सकता। इमामा बोल नहीं सकी। वो अपने लैपटॉप की तरफ मतवज्जा था। वो कुछ देर चुपचाप उसका चेहरा देखती रही, फिर उसने कहा, तुमने मेरे हाथ से वो ड्रिंक क्यों ले ली थी? उसे अचानक याद आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम मुझे शूट कर दो। वो इसके बेतुके जवाब पर हैरान हुई। ये क्या बात हुई? शराब थी वो हिल नहीं सकी। सॉरी। सलार ने स्क्रीन से नज़रें हटाते हुए इससे माजरत की। इमामा का रंग उड़ गया था। इन पार्टीज़ में हार्ड ड्रिंक्स भी होते हैं, सोशल ड्रिंक्स समझी जाती है वहाँ। वो संजीदगी से उसे बताते हुए दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। इमामा का दिल यकदम जैसे हर चीज़ से उचाट हुआ था। उसने ज़िंदगी में पहली बार शराब देखी थी। उसने शराब हाथ में ली थी। अगर वह सलार के साथ खड़ी ना होती तो शायद पी भी लेती। उसका शोहर इन पार्टीज़ में जाने का आदी था, और इन पार्टीज़ में वो कहाँ तक ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करता था या कर पाता था, इसका एतमाद फिर तरकने लगा था। वो चंद हफ्तों में किसी का किरदार नहीं जान सकी थी, वो भी तब जब वो इसे शादी के इस पहले महीने में मुकम्मल तौर पर मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हे पहले दिल में सलार के लिए नमूदार होने वाला एहतराम सेकंड्स में गायब हुआ था। वो जिस शीशे से उसे देख रही थी वो फिर धुंधलाया गया था। उसकी समझ में नहीं आया कि वो सलार से अगला जुमला क्या कहे। वो दोबारा अपनी ईमेल की तरफ मतवज्जा हो चुका था। किताब में मामा की दिलचस्पी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। वो उठकर कमरे से बाहर निकल आई। डिप्रेशन के दौरे का आगाज़ नए सिरे से हुआ था। दूसरे बेडरूम के बाथरूम में आकर वो बेमकसद अपना दायां हाथ रगड़ रगड़ के धोती रही। ये अहमकाना हरकत थी और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं था, लेकिन वो इस वक्त अपनी जहनी परेशानी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो वाकई बहुत अपसेट थी। वो शराब का एक गिलास नहीं था, बल्कि इसकी इज़दवाजी ज़िंदगी में आने वाली पहली खाई थी, पहली और सबसे बड़ी। उसके लिए ये यकीन करना नामुमकिन हो रहा था कि वह ऐसी कंपनी के होते हुए शराब से मुकम्मल इज्तनाब करता होगा। और शराब पीने का क्या मतलब था, ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं थी।
वो बेमकसद घर के हर कमरे में फिरती रही। नींद मुकम्मल तौर पर इसकी आंखों से गायब हो गई थी। अल्लाह सुकून के आसमान को अंदेशों की ज़मीन के बगैर क्यों नहीं खड़ा करता? उसने टेरेस से बेमकसद नीचे झांकते हुए सोचा। वो इस तारीकी और सर्दी में कितनी ही देर टेरेस की रेलिंग के साथ खड़ी नीचे देखती रही। उसे वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अपने अकब में सलार की आवाज़ ने इसकी सोचों के तसलसल को तोड़ा। वो कमरे में इसकी तवील अदम मौजूदगी की वजह से उसे ढूंढता हुआ वहाँ आया था। मैं? इमामा ने चौंक कर पलट कर उसे देखा। मैं नीचे देख रही थी। नीचे क्या है? सलार ने उसके करीब आकर नीचे झांका। नीचे? इमामा को खुद भी पता नहीं चला कि उसने नीचे क्या देखा था। नीचे कुछ भी नहीं। सलार ने उसके चेहरे को गौर से देखने की कोशिश की। वो इसे गायब दिमाग लगी थी। गायब दिमाग या फिर परेशान? अंदर चलें? ये कोई जवाब देने की बजाय अपनी शॉल ठीक करते हुए उसके साथ अंदर आ गई। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, उसने अंदर आते हुए सलार से कहा। मैं कुछ देर टीवी देखूंगी। सलार उठ गया। इमामा रिमोट कंट्रोल हाथ में लिए अब टीवी ऑन कर रही थी। शादी के बाद पहली मर्तबा वो टीवी में इतनी दिलचस्पी जाहिर कर रही थी। टीवी पर कोई ख़ास प्रोग्राम आ रहा है? उसने पूछा। नहीं, वैसे ही देखूंगी, मामा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। वो चाहती थी कि वो चला जाए। वो जाने की बजाय सोफे पर इसके बराबर आके बैठ गया। उसने इमामा के हाथ से रिमोट कंट्रोल लेकर टीवी ऑफ किया और रिमोट कंट्रोल सेंटर टेबल पर रख दिया। इमामा ने कुछ जज़बजुब होकर उसे देखा। मैं शराब नहीं पीता इमामा, मैं ये फल चख चुका हूँ। इसका जायका कैसा है, इसका असर क्या है, मैं दोनों से वाकिफ़ हूँ। मुझे शराब में कोई गम डुबोना है, ना किसी सरूर की तलाश है। मेरे लिए ये इन गुनाहों में से एक है जिनको मैं छोड़ चुका हूँ। तुम हर रोज़ अल्लाह ताला से बस ये दुआ किया करो, मुझे सीधे रास्ते से ना भटकाए। वो इससे सवाल की तवक्का कर रही थी, जवाब की नहीं। वो जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट की तरह इसका जहन पा रहा था। अब तुम्हें टीवी देखना है तो देखो, वरना आकर सो जाओ। गुड नाइट। उसने टीवी ऑन करते हुए मामा के हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया और बेडरूम में चला गया। वो इसे देखती रही। इंसान को कौन सी चीज़ बदल देती है? वक्त, हालात, ज़िंदगी, तजर्बा, तकलीफ़, तलाश, मोहब्बत या फिर अल्लाह? उसने टीवी ऑफ करते हुए सोचा था। ईद के 2 हफ्ते के बाद इस्लामाबाद के एक होटल में इनके वलीमे की तकरीब मुनक्किद हुई थी। अगर सलार की ज़िद ना होती तो सिकंदर कभी इस तकरीब के लिए इस्लामाबाद का इंतखाब ना करते, लेकिन सलार की ज़िद के सामने सिकंदर ने बिलाखिर घुटने टेक दिए थे। वलीमे के बाद 2 हफ्ते के लिए बेहिमास गए थे। पाकिस्तान से बाहर सलार के साथ इमामा का ये पहला सफ़र था। इन दोनों में से कोई भी नहीं जानता था कि ज़िंदगी में दोबारा कभी इन 15 दिनों जैसे पुरसकून और बेफिक्री के दिन इनकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आने वाले थे। वो ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत जगहों पर इससे ज़्यादा सहूलत के साथ जाते, तब भी ज़िंदगी के इन दिनों को वापस नहीं ला सकते थे। जब इन दोनों के दरमियान रिश्ता नया था लेकिन ताल्लुक़ पुराना, जब एक दूसरे पर एतमाद ज़्यादा नहीं था लेकिन तवक्कुआत और उम्मीदें बहुत थी, और जब इन दोनों के दरमियान अभी शिकायतें और तलखियों की दीवारें खड़ी नहीं हुई थी, ज़िंदगी एक दूसरे से शुरू होकर एक दूसरे पर ही ख़त्म हो रही थी। सलार का फ़ोन इंटरनेशनल रूमिंग पर था, लेकिन दिन का ज़्यादा वक्त वो ऑफ रहता था। बैंक और इससे मुतल्लिका कामों को 15 दिनों के लिए उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, और एक सेलफोन के ऑफ रहने से इनकी ज़िंदगी में हैरानकुन तब्दीली आई थी। इनके पास एक दूसरे से बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त था, और इस वक्त में सेलफोन मुदाखलत नहीं कर पा रहा था। एक दूसरे से कही जाने वाली सारी बातें बेमायनी थी, और सारी बातें बेमकसद थी, और सारी बातें ज़रूरी थी। वो दोनों एक दूसरे को अपने बचपन, अपनी माजी के किस्से, सारी खुशगवार बातें बताते रहे थे, जो ऐसे ही ट्रिप्स और रिस्टोर से जुड़ी होती हैं। समुंदर के पानी की इस झील नुमा हिस्से पर बने बहुत से लॉन्चेस में से एक पर बैठे शफाफ पानी में नज़र आती मुख्तलिफ़ किस्म की आबी मखलूक को देखते और एक दूसरे को दिखाते इन्हें पता नहीं क्या क्या याद आता रहता। फिर इन्हें हंसी के दौरे पड़ते, बेवजह हंसी, जिसका ताल्लुक किसी चीज़ से नहीं, सिर्फ इस ज़हनी कैफियत से था जिसमें वो इन दिनों थे। सलार बहिमास पहले भी दो बार आ चुका था, और इसके लिए वो जगह नई नहीं थी। वो इसे लेकर इन तमाम जगहों पर जा रहा था जो सी फूड्स के लिए मशहूर थी, और इमामा को पहली बार अंदाज़ा हो रहा था कि उसे किसी हद तक या किस हद तक सी फूड्स पसंद हैं। खुद उसने सलार के इसरार और दबाव के बावजूद मछली के अलावा किसी दूसरी चीज़ को चखने तक की हिम्मत नहीं की थी। हम अपने घर में इस तरह का एक लॉन्च भी बनवाएंगे। वो इस सुबह फिर लकड़ी के तख्ते पर आकर पानी में टांगे डुबोए बैठे थे जब इमामा ने कहा। सलार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। एक लम्हे के लिए वो इसे मजाक समझा था, लेकिन वो बेहद संजीदा झुके हुए पानी को मुट्ठी में लिए उछाल रही थी। किस पर बनाएंगे? सलार ने जैसे उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की। झील पर। वहाँ बला की संजीदगी थी, और झील कहाँ से आएगी? वो हक्का बक्का था। वो तुम बनाओगे ना? वो इसे देख कर रह गया। और इस झील में पानी कहाँ से आएगा? इमामा ने एक लम्हे के लिए सोचा। नहर के ज़रिए। वो हंस पड़ा, लेकिन इमामा नहीं हंसी।
पानी की नहर निकालना दूध की नहर से ज़्यादा मुश्किल है स्वीट हार्ट। उसने इमामा के कंधों पर बाजू फैलाई। इमामा ने इसका हाथ झटक दिया। तुम नहीं बना कर दोगे? वो सवाल नहीं था, धमकी थी। हम यहाँ आ जाया करेंगे, बल्कि अगले साल मैं तुम्हें मॉरिशस लेकर जाऊँगा, फिर इससे अगले साल मालदीव। इमामा ने इसकी बात काटी। तुम नहीं बना के दोगे झील? इमामा, झील कैसे बना कर दूंगा मैं तुम्हें? हाँ, ये हो सकता है हम किसी ऐसी जगह पर घर बनाएं जहाँ कुदरती तौर पर आसपास इस तरह पानी हो। सलार ने उसे टालने की कोशिश की। फिलहाल वो उसे साफ लफ्ज़ों में इस रांच पर बैठकर अपने हनीमून ट्रिप के दौरान और गैर मानवी बातों के दरमियान ये नहीं कह सकता था कि वो अकल से पैदल है और जागते में ख्वाब देख रही है, और वो भी अहमकाना। हाँ, ये ठीक है। इस पर बरवक्त असर हुआ था और सलार ने जैसे इत्मीनान का सांस लिया। सलार, तुम बहुत अच्छे हो, इमामा ने अब इसका हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहा। इमामा, ये ब्लैक मेलिंग है। सलार ने हाथ छुड़ाए बगैर गहरा सांस लेकर एहतजाज किया और इसके झूठ को इसकी गले की हड्डी बना रही थी। हाँ है तो, उसने बड़े आराम से कंधे उचकाकर हंसते हुए कहा। वहाँ बाकी दिन इमामा ने इस रांच का दोबारा जिक्र नहीं किया था और सलार ने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे उम्मीद थी वो इस रांच के बारे में भूल गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वापस आने के चौथे दिन बाद इसने फखरी अंदाज में सलार को इस घर के नए डिज़ाइंस दिखाए थे, जो झील और रांच भी इसमें हिस्सा बन चुके थे। वो अब इस पर क्या कह सकता था? वो हनीमून इसे बहुत महंगा पड़ा था। वो दुनिया की पहली बीवी थी जिसने अपनी हनीमून ट्रिप पर एक झील और रांच की शॉपिंग की थी, और वो दुनिया का पहला शौहर था जिसने इस शॉपिंग पर एतराज़ नहीं किया था। इनके अपार्टमेंट की दीवार पर अब कुछ और तस्वीरों का इजाफा हो गया था, कुछ और यादें और खुशगवार लम्हों का। इनके वलीमे का फ़ोटोशूट पीच कलर के शरारे में वो ब्लैक डिनर सूट में मलबूस सलार के साथ वो पहली बार दुल्हन के रूप में थी। वो सलार की फेवरेट तस्वीर थी, और इनके हनीमून की तस्वीरें जिनमें तकरीबन एक जैसी सफ़ेद टी शर्ट्स में वो एक बीच पर खड़े नज़र आ रहे थे। इन सारी तस्वीरों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, इनके चेहरे और आंखों में नज़र आने वाली खुशी और चमक। इनके होंठों पर मौजूद वो मुस्कुराहट जो इन तस्वीरों पर नज़र डालने वाले किसी भी पहली नज़र को एक लम्हे के लिए मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। दे वेयर मेड फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए बने थे। कम अज़ कम वो तस्वीरें हर लिहाज से ये साबित करने पर तुली हुई थी। इमामा उस दिन चैनल सर्फिंग कर रही थी जब इसकी नज़रें एक चैनल पर ठहर सी गईं। चंद लम्हों के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो स्टॉक मार्केट के हवाले से कोई प्रोग्राम था और इसमें शामिल दो शुरा में से एक सलार भी था। एक लम्हे के लिए मामा को यकीन नहीं आया था कि वो स्क्रीन पर सलार को देख रही है, लेकिन चंद लम्हों के बाद सलार का नाम और इसका ओहदा स्क्रीन पर चंद लम्हों के लिए फ्लैश हुआ। तो वो मुझसे झूठ बोल रहा था, इमामा ने इसका ओहदा देखकर सोचा। वो पीआर से मुंसलिक नहीं था, लेकिन इस वक्त इसे स्क्रीन पर देखते हुए वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने सलार के झूठ और इसकी वजूहात पर गौर नहीं किया था। ज़िंदगी में पहली बार उसने फाइनेंस से मुतल्लिक कोई प्रोग्राम इतने शौक और लगन से देखा था। वो सलार को अक्सर इसी तरह की गुफ्तगू फ़ोन पर करते सुन चुकी थी और इसने कभी इस पर गौर भी नहीं किया था, लेकिन स्क्रीन पर आधा घंटा इस प्रोग्राम में उसे सुनते और देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वो बहुत इम्प्रेसिव, कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट, बेहद शार्प और एक मुकम्मल प्रोफेशनल था। वो ज़िंदगी में पहली बार इसकी शक्ल सूरत और पर्सनैलिटी पर गौर कर रही थी, और तब ही पहली बार उसे एहसास हुआ कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। शादी की तकरीबन 2 महीने के बाद पहली बार टीवी पर अपने शौहर को देखते हुए उसने बुरी तरह उससे मुतासिर हुई थी। सलार किसी पोस्ट लंच मीटिंग में था जब इमामा ने इसे फ़ोन किया। मीटिंग तकरीबन ख़त्म हो रही थी, इसलिए वह कॉल लेते हुए बोर्डरूम से निकल गया। सलार, तुम टीवी पर आए हो? इमामा ने छूटते ही उससे कहा। एक लम्हे के लिए सलार समझ नहीं सका। क्या तुम टीवी चैनल पर आए थे एक प्रोग्राम में और तुमने मुझे बताया नहीं? वो 2 माह पहले रिकॉर्ड किया था, उन्होंने रिपीट किया होगा। सलार को याद आ गया। तुम क्या कर रही हो? इसने मौजू बदला, लेकिन इमामा किस हद तक इस प्रोग्राम से मुतासिर थी इसका अंदाज़ा उसे रात को घर आकर हुआ था। मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। वो खाना खा रहे थे जब माँ ने अचानक उसे बताया। किसे? वो चौंका क्योंकि वो कोई और बात कर रहे थे। तुम्हारे इस प्रोग्राम को, इसमें रिकॉर्ड करने वाली क्या बात थी? वो हैरान हुआ। तुम टीवी पर बहुत अच्छे लग रहे थे, इमामा ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय कहा। और तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो, पीआर में नहीं। इमामा ने उसे जिताया। वो मुस्कुराया, लेकिन उसने जवाबों ने से कुछ नहीं कहा। तुमने देखा है अपना प्रोग्राम? सलार ने कांटा हाथ से रखते हुए उससे कहा। स्वीटहार्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें
हर रोज़ बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। इनमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि इसे रिकॉर्ड करके बीवी के साथ बैठकर देखा जाए। इससे पहले भी मैं ऐसे कई प्रोग्राम्स में आ चुका हूँ और आइंदा भी कहीं ना कहीं नज़र आता रहूँगा। मेरे बैंक की इस सीट पर जो भी बैठता है या बैठा होता है वो तुम्हें बिजनेस चैनल्स या ऐसे प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगा। ये भी मेरी जॉब का एक हिस्सा है। वो इसका हाथ थपक कर अब दोबारा कांटा उठा रहा था। इमामा चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सकी। उसने जैसे ठंडे पानी का बड़ा हुआ गिलास इस पर उंडेला था। इसने उसे कुछ ऐसे ही शर्मिंदा किया था। सलार सूद हराम है ना, वो खुद को नहीं समझा रही थी, बल्कि उसने सलार की बात के जवाब में ये क्यों कहा था वो नहीं समझ सका। शायद ये इस शर्मिंदगी का रद्द अमल था जो इसने कुछ देर पहले उठाई थी। हाँ, वो कांटे से कबाब का एक टुकड़ा उठाते हुए सिर्फ एक लम्हे के लिए ठुठका था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह झूठ हराम है, गुस्सा हराम है, गीबत हराम है, बददियानती हराम है, मुनाफकत हराम है, तोहमत लगाना हराम है, मिलावट हराम है। वो इत्मीनान से कह रहा था। मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर रही। इमामा ने इसकी बात काटी और इसने जवाबन इमामा की बात काटी। क्यों? क्या इन सारी चीज़ों से इंसान और माशरे को कम नुकसान पहुंचता है? इमामा को जवाब नहीं सूझा। वो सिर्फ टीवी के प्रोग्राम में बैठा ऐसी गुफ्तगू करता इम्प्रेसिव लग रहा था कि ज़िंदगी में इस तरह लाजवाब होना कुछ ज़्यादा खुशगवार तजर्बा नहीं था इमामा के लिए। तुम जस्टिफाई कर रहे हो सूद को, उसने बिलाखिर कहा। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम जुज़ को कुल से अलग नहीं कर सकते। इस्लामी मुआशरे को सूद इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा जितना दूसरी खराबियाँ। वो इसका चेहरा देख रही थी। मैं अगर पाकिस्तानी मुआशरे में पाई जाने वाली 5 खराबियाँ बताऊँ और कहूँ कि इनमें से कोई एक ख़त्म कर दो जिससे मुआशरा बेहतर हो जाए, करप्शन को, गुर्बत को, नाइंसाफ़ी को, बददियानती को या सूद को, मैं शर्त लगाता हूँ इमामा कि ये 5वां ऑप्शन कभी किसी की पहली तरजीह नहीं होगा। वो चैलेंज कर रहा था और ये चैलेंज जीत भी सकता था क्योंकि वो ठीक कह रहा था। वो भी पहली 4 में से ही किसी एक खराबी को ख़त्म करना चाहेगी। मामा ने दिल ही दिल में इतराफ़ किया। और सूद सिर्फ बैंकिंग में तो नहीं होता। कोई यूटिलिटी बिल लेट होता है तो इस पर सर्च चार्ज लग जाता है। स्कूल या कॉलेज की फ़ीस लेट हो जाती है तो फ़ाइन लग जाता है। ये भी तो सूद की किस्में हैं। उसके पास इसकी तवजीहात का कोई जवाब नहीं था। तुम बैंकिंग में इसलिए हो क्योंकि तुम सूद को दूसरी बुराइयों जैसी एक आम बुराई समझते हो। इमामा ने बहस समेटने की कोशिश की। नहीं, मैं उसे बहुत बड़ी लानत समझता हूँ। तो फिर मेरी सोच से क्या तब्दीली आएगी? ये सोचकर सारी दुनिया के मुसलमान बैंक में काम करना बंद कर देंगे और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए रास्ते खुले छोड़ देंगे कि वो आएँ और टेक ओवर कर लें, हमारी इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में ले लें, जब चाहे जैसे चाहे हमारा गला दबा दें। पावर इसकी जिसके पास कैपिटल या जो फाइनेंशियली सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है वीस्ट का कायम करता है, दूसरे मज़ाहिब के लोगों का है। उन्होंने उसे बनाया, पॉपुलराइज किया और दूसरी पूरी दुनिया में फैला दिया। हम कहाँ सो रहे थे इस वक्त? हमें इतनी घुटन खानी थी तो फिर 2-3 साल पहले खाते। सूद से पाक एक मतवाजी सिस्टम बनाते और चलाते, इसको ना करते वेस्ट की तकलीद, या फिर अब कोशिश करें इस सब को तब्दील करने की। लेकिन इसके लिए बैंकों में काम करना पड़ेगा। दुनिया में आज तक जो भी जंग जीती गई है वो इसने जीती है जो मैदान में तलवार लेकर उतरा है। मैदान से बाहर खड़े लोगों ने बड़ी से बड़ी गालियां भी दी हों तो भी जंग मलामतों और मज़ाहमतों से कभी नहीं जीती जाती। तो मैं अपनी महारत से तलवार का काम लेना चाहूँगा। मेरी ज़ुबान शायद इतनी मौसर ना हो। इमामा उलझी नज़रों से उसे देखती रही। सूद के बारे में ये इनकी पहली बहस थी। रमज़ान में और इसके फ़ौरन बाद में इमामा को खाना पकाने का कोई खास इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ था, लेकिन अब वो इसके लिए बाकायदा तौर पर घर का खाना बनाने लगी थी। वो सी फूड के अलावा किसी ख़ास खाने का शौकीन नहीं था। सी फूड को शदीद नापसंद करने के बावजूद वो बादिल ना ख्वास्ता इसके लिए हफ्ते में 1-2 बार डिब्बों में बंद सी फूड की बजाय बाज़ार से ताज़ा सी फूड लाकर पकाने लगी थी। सलार को खाने में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी, ना कभी इसकी ये ख्वाहिश रही थी कि कोई इसके लिए खाने के लवाजमात का अहतमाम करे या इसे पेश करता फिरे। लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा था कितने गैर महसूस अंदाज में वो इमामा के हाथ के खाने का आदी होने लगा था। इमामा इसकी रात को बहुत देर से घर आने पर भी इसे ताज़ा चपाती बनाकर देने की आदी हो गई थी और सलार ने ज़िंदगी में कभी कहीं ऐसी चपाती नहीं खाई थी, किसी के घर पर भी नहीं। नरम, खुशबूदार, जायकेदार और ताज़ा। किसी भी डिनर टेबल पर चपाती का पहला लुकमा मुँह में डालते ही उसे इमामा याद
याद आ जाती थी, और इसके हाथ की बनी हुई चपाती किसी सालन, चटनी या सलाद के बगैर भी बड़ी खुशी के साथ खा सकता था। वह नाश्ते में 2 स्लाइस से 1 अंडा खाकर और चाय या कॉफ़ी का 1 कप के साथ भाग जाने वाला आदमी था। अब ज़िंदगी में पहली बार नाश्ते का कोई मेन्यू होने लगा था। अंडा तले हुए या उबले हुए की बजाय मुख्तलिफ किस्म की आमलेट की शक्ल में मिलने लगे थे। बाज़ दफ़ा पराठा होता, डब्बे के जूस की जगह ताज़ा जूस के गिलास ने ले ली थी। लंच के लिए घर के बने हुए सैंडविचेस और सलाद होते। वो ऑफिस में सबकी तरह एक फ़ास्ट फूड से आने वाला लंच पैक का आदी था और वो इसके साथ कंफर्टेबल था। शुरू में वो इमामा के स्टार पर कुछ बेदिली से इस लंच पैक को घर से लाता जो इमामा इसके लिए तैयार करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी नाखुशी ख़त्म होने लगी। वो घर का खाना था, बेहद वैल्यूएबल था, क्योंकि उसे बनाने के लिए सुबह सवेरे उठकर उसकी बीवी अपना कुछ वक्त सर्फ करती थी। भूख वो बाज़ार से ख़रीदे गए चंद लुकमों से भी मिटा लेता, लेकिन वो लुकमे इसके दिल में घर में बैठी एक औरत के लिए शुक्र का एहसास पैदा ना करते, जिसे वो हर रोज़ इस वक्त महसूस करता जब बैंक के किचन से कोई इसके लंच को गर्म करके इसकी टेबल पर ला कर रखता था। वो पानी के इस गिलास का भी इसी तरह आदी होने लगा था, जो वो हर रोज़ उसके घर दाखिल होने पर उसे ला कर देती थी। कॉफ़ी या चाय के इस कप का भी, जो वो दोनों रात के खाने के बाद टेरेस पर बैठकर पीते थे, और गर्म दूध के इस गिलास का भी, जो वो रात को सोने से पहले इसे दिया करती थी और जिसे वो शुरू में नागवारी से घूरा करता था। मैं दूध नहीं पीता। जब इसने पहली बार गर्म दूध का गिलास उसे दिया तो उसने बेहद शाइस्तगी से बताया था। क्यों? जवाबन उसने इतनी हैरत का इजहार किया था कि वो कुछ शर्मिंदा सा हो गया था। मुझे पसंद नहीं। मुझे तो बड़ा पसंद है। तुम्हें क्यों नहीं पसंद? मुझे इसका जायका अच्छा नहीं लगता। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। तो मैं इसमें ओल्टीन डाल दूंगी। सलार ने उसके जवाब को मुकम्मल होने से पहले ही गिलास उठाकर पी लिया था। वो जहर पी सकता था लेकिन ओल्टीन नहीं, और ये उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो दूध पीती है और इसलिए इसे भी दूध पीना पड़ेगा। दूध के फ़वाइद से बहरहाल उसे दिलचस्पी नहीं थी। उसके अपने घर में मर्दों का जिस तरह ख्याल रखा जाता था वो भी उसका उसी तरह ख्याल रख रही थी। ये आतन था, खसूसन नहीं, और इसे ये तवक्का नहीं थी कि वो ख्याल कहीं रजिस्टर्ड हो रहा था। हर औरत की तरह वो भी ये समझती थी कि इनके इन तमाम कामों को हक समझकर अदा कर लिया जा रहा है, क्योंकि हर मर्द की तरह सलार भी तारीफ़ नहीं कर पा रहा था। हर मर्द की तरह इसके लिए भी आई लव यू कहना आसान था, बजाय ये कहने के कि तुम मेरे लिए करती हो इसके लिए मुझे बहुत कदर है। और हर मर्द की तरह वो भी इस एहसास तशक्कुर को तोहफ़े और तोहफ़े से रिप्लेस कर रहा था। इमामा के लिए ज़िंदगी बदल गई थी या बहुत अरसे के बाद फिर शुरू हुई थी। मार्केटों में सलार या नौशीन के साथ फिरते चीज़ों को देखते वो अजीब से एहसास का शिकार होती रहती। ये एहसास कि वो जिन चीज़ों को देख रही है वो इन्हें अब ख़रीदने के काबिल है, और ये एहसास कि अब एक ऐसी जगह है जहाँ वो इन चीज़ों को अपने लिए रख सकती है। और डॉक्टर सब्त अली का घर नहीं था, हॉस्टल नहीं था, ना ही सईदा माँ का घर था। ये उसका अपना घर था। तशक्कुर, खुशी, आसूदगी और फिर बेयकीनी और हैरानी। 9 साल की मुशक्क़त के बाद जो मिला था वो इसकी औकात से बहुत ज़्यादा था, और ये सब हर किसी को मिला कहाँ करता है। 9 साल बेनाम बेख़ानदान रहने के बाद अब जब वो एक ख़ानदान का हिस्सा बनी थी तो हैरानी कैसे ना होती। ख़वारी और बेसरो सामानी का सफ़र जहाँ कर ख़त्म हुआ था वह नेमतों की मेराज थी। अपने घर से निकलने के बाद उसने इतने अरसे में सिर्फ एक चीज़ सीखी थी, अपने नफ्स पर काबू पाना, अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को कम से कम करना, कनात करना, और ये बड़ा मुश्किल था। वो आसाइशों से निकल कर आई थी। रेत का ज़रा उसे थोड़ के कांटे की तरह चुभता था। पैसों को गिनकर खर्च करना और फिर बचाने की कोशिश करना, वो कहाँ आदी थी इन चीज़ों की, लेकिन वक्त और हालात ने उसे आदी बना दिया था। और अब जब इतने सालों के बाद उसे आसाइश मिली तो नामुमकिन था कि वो इसे बात बात पर वो 9 साल याद ना आते। वो ज़रूरत पड़ने पर सलार की दराज में पड़े पैसों को निकालते हुए ठुटक जाया करती थी, जिनको कमाने में इसकी मेहनत शामिल थी, ना ही इसकी बचत में इसका कोई हिस्सा था। उसे सही अंदाज़ा नहीं था कि दराज में कितनी रकम मौजूद है, क्योंकि वो इन्हें कभी गिन नहीं पाई थी। वो हर रोज़ इस दराज में कुछ रकम का इजाफा करने का आदी था। अगर वो इस दराज को पूरे का पूरा भी खाली कर देती तब भी अगले दिन वो खाली नहीं होता था। इस रुपए को खर्च करना इसका इस्तेहकाक था, और इस रकम के खर्च होने पर सलार ने कभी से सवाल नहीं किया था। वो इस घर के स्याहो सफ़ेद की मालिक थी। वो चीज़ों को प्राइस टैग देखकर ख़रीदा करती थी, अपनी ख्वाहिश देखकर नहीं, और अब यकदम प्राइस टैग देखकर ख़रीदारी करना इसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं रहा था। सलार ज़िंदगी में खुद भी कभी बार्गेनिंग या सस्ती चीज़ों के इस्तेमाल का आदी नहीं रहा था, और वो इतना ही फ्याजी इसके मामले में भी दिखा रहा था। नामुमकिन था कि इसे जो चीज़ अच्छी लगी या लगती वो इसे ना लेकर देता, और ये सिर्फ बाज़ार में नज़र आने वाली चीज़ों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि उसे किसी मैगज़ीन या टीवी पर भी कोई चीज़ अच्छी लग जाती और वो सलार से इसका जिक्र करती तो वो चीज़ अगले चंद दिनों में इसके घर पर होती थी, और वो किस कीमत पर आती थी सलार को परवाह नहीं होती थी। और रात के 3 बजे भी अगर किसी चीज़ के खाने की फरमाइश करती तो वो इसे ले जाया करता था। मेरा दिल चाह रहा है,
वो भी इस जुमले को बोलने की आदी हो रही थी क्योंकि कोई था जो आधी रात को भी आइसक्रीम के 2 स्कूप्स, चाट की 1 प्लेट, पिज़्ज़ा के 1 स्लाइस, कॉफ़ी के 1 कप, हॉट एंड सॉर की ख्वाहिश होने पर इसे मलामत या सब्र की तलकीन करने की बजाय उसे साथ लिए मतलूबा चीज़ की तलाश में एक भी शिकायती लफ्ज़ कहे बगैर खाली सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता फिरता था। शादी के इस मुख्तसर अरसे में भी लाहौर की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां खाने की किसी मशहूर चीज़ का इसने सुना हो और सलार उसे वहां ना लेकर गया हो। ग्वाल मंडी में फजर के बाद हलवा पूरी के सस्ते नाश्ते से लेकर पीसी के 24 घंटे खुले रहने वाले कैफ़े में रात के पिछले पहर खाए जाने वाले लेमन टार्ट्स तक, जिनको खाते हुए देर हो जाने पर इसने दुबई की वो फ़्लाइट भी मिस कर दी थी जो 1 घंटे बाद थी। ये नामुमकिन था कि ऐसे शख्स किसी की दुआओं का हिस्सा ना बने। उसे कभी नमाज के बाद दुआ करते हुए सलार को याद नहीं करना पड़ा था, वो इसे हमेशा खुद ब खुद याद आ जाया करता था। उसे निकाह हो जाने के बाद पहली नमाज पढ़ने पर भी जब वो नाखुश थी और इससे रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी, और डॉक्टर सब्त अली के घर पर उसे देखने और सुनने के बाद भी जब उसने पहली बार अपने शोहर के लिए अजर की दुआ की थी, और रुखसती के बाद इस घर में पहली नमाज के दौरान भी जब उसने सलार के लिए अपने दिल में बहुत मोहब्बत पैदा होने की दुआ की थी, वो इसे याद आता था या याद रहता था। दिन की कोई नमाज ऐसी नहीं होती जब वो सलार के लिए अल्लाह से नेमतों और अजर की तलब नहीं होती थी। तब भी जब वो इससे शाकी या खफा होती थी, वो अल्लाह के बाद इस दुनिया में वाकई इसका आखिरी सहारा था और सहारे का मतलब और अहमियत को इमामा से पूछता। आर यू श्योर तुम अकेले रह लोगी? सलार अब भी जैसे यकीन दहानी चाहता था। वो 2 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क अपने बैंक के किसी वर्कशॉप के सिलसिले में जा रहा था। इमामा इस बार अपार्टमेंट में ही रहना चाहती थी। आमतौर पर सलार कराची या कहीं और जाते हुए इसे सईदा अम्मा या डॉक्टर सब्त अली के यहाँ छोड़ जाया करता था, लेकिन इस बार वो बस जिद थी कि वो वहीं रहेगी। उसका ख्याल था कि अब वो वहाँ अकेली रह सकती है। मैं रह लूँगी, वैसे भी फुरकान भाई और भाभी भी तो पास ही हैं, कुछ नहीं होता, उसने सलार को तसल्ली दी। उसकी फ़्लाइट सुबह 11 बजे थी और वो इस वक्त पैकिंग से फारिग हुआ था। मेरे बगैर रह लोगी तुम? उसने मामा की बात सुनने के बाद कहा। वो अपने ब्रीफकेस में कुछ पेपर्स रख रहा था। हाँ, 2 ही हफ्तों की तो बात है, इमामा ने बेहद इत्मीनान से उससे कहा। 2 हफ्तों में 15 दिन होते हैं, सलार ने ब्रीफकेस बंद करते हुए कहा। तो कोई बात नहीं, गुजर जाएंगे। सलार ने गहरा सांस लिया। हाँ, तुम्हारे तो गुजर जाएंगे, मेरे नहीं गुजरेंगे। मैं तो अभी से तुम्हें मिस करने लगा हूँ। वो हंस पड़ी। पहले भी तो जाते थे तुम, 2 हफ्ते पहले दुबई गए थे, फिर पिछले महीने सिंगापुर। उसने तसल्ली देने वाले अंदाज में उसे याद दिलाया। 2 दिन के लिए दुबई गया था और 4 दिन के लिए सिंगापुर। ये तो 2 हफ्ते हैं। हाँ, तो 2 हफ्ते ही तो है ना, 2 महीने या 2 साल तो नहीं है, उसने कमाल इत्मीनान के साथ कहा। सलार उसे देख कर रह गया। चलो अच्छा है, ये भी मैं याद आऊँगा, ना नज़र आऊँगा, ना मेरा कोई काम होगा, वक्त ही वक्त होगा तुम्हारे पास। वो न जाने इससे क्या सुनना चाहता था। हाँ, काफ़ी वक्त होगा, मैं 1-2 पेंटिंग्स मुकम्मल करूँगी, घर के कुछ और काम है वो भी करूँगी, सईदा माँ के भी 1-2 काम है वो भी निपटाऊँगी, मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। उसने नावल पकड़े अपनी जमाही रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। वो हंस पड़ा। तुम्हारे लिए तो ब्लेसिंग इन हो गया मेरा ये ट्रिप। मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरी वजह से तुम्हारे इतने काम पेंडिंग हो रहे हैं। अगर इसके लहजे में गिला था तो इमामा ने नोटिस नहीं किया था। चलो ये भी अच्छा है, वो बड़बड़ाया था। वीज़ा लगा होता तो मैं तुम्हें ले जाता। उसे फिर कुछ ख्याल आया था। तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहूँगी, इमामा ने फ़ौरन से पेशतर कहा। सलार जवाब देने की बजाय चुपचाप उसे देखता रहा। क्या देख रहे हो? इमामा उसे देख कर मुस्कुराई। तुम्हारा इत्मीनान। मैं फिल्मी हीरोइंस की तरह डायलॉग्स नहीं बोल सकती। सिर्फ फिल्मी हीरोइंस ही डायलॉग नहीं बोलती हैं। नहीं, मेरे हीरो भी बोलती हैं। वो इत्मीनान से हंसी। सलार मुस्कुराया तक नहीं था। वो फिर संजीदा हो गई। मत जाओ फिर, अगर इतना मिस कर रहे हो तो। उसने जैसे उसे चैलेंज किया। प्यार से कहती तो ना जाता, लेकिन मैं तुम्हारा कोई चैलेंज कबूल नहीं करूँगा। मुझे तुमसे हारना पसंद है। वो हंसी। तुम बात बदल रहे हो। नहीं, खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। चलो आओ, तुम्हें कॉफ़ी पिला कर लाऊं। वो एकदम बिस्तर से उठते हुए बोला। इस वक्त रात को इस वक्त इमामा तैयार नहीं थी। हाँ, इतने दिन तक तो नहीं पिला सकूँगा कॉफ़ी। वो दराज से वॉयलेट और कार की चाबियाँ निकाल रहा था। लेकिन अब मैं फिर कपड़े बदलूँ? मत बदलो, चादर ले लो, यही ठीक है। सलार ने उसकी बात काटी। वो अब सेलफोन उठा रहा था। फोर्ट्रेस से कॉफ़ी पीने के बाद वो स्टेडियम के गिर्द बेमकसद ड्राइव करता रहा। अब घर चलें, तुम्हें आराम करना चाहिए। इमामा को अचानक ख्याल आया। मैं प्लेन में आराम करूँगा।
इमामा की समझ में नहीं आया वह इतना संजीदा और किसी गहरी सोच में क्यों डूबा हुआ था। वापस आते हुए इसने रास्ते में एक दुकान से बहुत सा फल खरीदा। तुम यहाँ नहीं होगे तो इतना फल खरीदने की क्या ज़रूरत है? इमामा हैरान हुई थी। तुम्हारे लिए खरीदा है, शायद फल खाते हुए तुम्हें मेरी याद आ जाए, उसने मुस्कुरा कर कहा था। ये फल खाने के लिए शर्त है। वो बेख्तियार हंसी। नहीं उम्मीद। इमामा उसे देख कर रह गई। वाकई उसे समझ नहीं आ रहा था 2 हफ्ते का ट्रिप इतना लंबा तो नहीं था कि इस पर किसी किस्म की उदासी का इजहार किया जाए। कम अज़ कम सलाड से वो इस तरह की जज्बातियत की तवक्का नहीं कर रही थी। जारी है। नावल का अगला से सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।